नमस्कार। ईडीईओ के लिए ग्रामीण विकास और आजीविका मिशन, पंचायती राज, इन सब्जेक्ट्स पर बहुत ही अच्छी पकड़ बनाना जरूरी है। ग्रामीण विकास का हम एक लेक्चर देख चुके हैं मनरेगा के रूप में, कंप्लीट मनरेगा का लेक्चर हमने किया। आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। ठीक, प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना आप दो रूप में देखेंगे। क्या बोल रहा हूं? प्रधानमंत्री आवास योजना दो रूप में देखेंगे। जो मैं बताऊंगा वो आपको बहुत जरूरी जो चीजें हैं उसको लिखा कर बता रहा हूं, बाकी सारी डिटेल्स आपके नोट्स में अवेलेबल है। सारी डिटेल्स नोट्स में अवेलेबल हैं ऑलरेडी। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, और वो भी कौन सी? ग्रामीण वाली। दो प्रधानमंत्री की आवास योजना की शाखा है। ठीक, एक आपको जी मिलेगा, एक यू मिलेगा। एक प्रधानमंत्री आवास योजना यू मतलब अर्बन, वो शहरी क्षेत्रों में लागू है, लेकिन हमारे काम का ये है नहीं। हमारे काम का क्या है? हमारे काम का है प्रधानमंत्री आवास योजना जी मतलब है ग्रामीण। जी मतलब है ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अब सबसे पहले बात करेंगे कि ये किसकी योजना है। तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ये भारत सरकार की योजना है, यानी कि केंद्र सरकार की योजना है। किसकी योजना है? भारत सरकार की योजना है। किसकी योजना है? भारत सरकार की। क्योंकि सवाल पूछा जाता है ये राज्य सरकार का है, केंद्र सरकार का है, किसका है? केंद्र सरकार का है, यानी भारत सरकार की योजना है। ध्यान रखेंगे इसका उद्देश्य क्या है। जैसे हम लोगों ने मनरेगा के अंतर्गत ये पढ़ा कि मनरेगा का उद्देश्य क्या है, तो क्या उद्देश्य था बताओ? रोजगार प्रदान करना कम से कम 100 दिनों का ग्रामीण क्षेत्रों में, है ना। ये भी ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में पढ़ रहे। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पक्का मकान दिलाना। पक्का मकान दिलाना। कैसे वाला? पक्का। किनको किनको मिलेगा? तो ध्यान रखना, जो ग्रामीण क्षेत्र में बेघर हैं, ग्रामीण क्षेत्र के है ना, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे लोग जो बेघर हैं, जिनके पास घर नहीं है, तो उनको मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में बेघर लोगों को, ध्यान रहेगी बात, बेघर। ठीक, बेघर लोगों को ये योजना मिलेगी। ठीक, या जिनके पास घर तो है लेकिन वो कैसे मकान में रह रहे? कच्चे मकान में, है ना। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो बेघर है उनको, या फिर उनको जो कच्चे मकान में रह रहे हैं, उन लोगों को ये लाभ मिलेगा। ठीक है, तो उद्देश्य यही है, पक्का मकान बना के देना किन लोगों को, ये दो श्रेणी बता दिया। ठीक, अब अगर बात करें ये आवास योजना कब चालू हुई, ये आवास योजना कब चालू हुई, तो ध्यान रखेंगे आप 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ये चालू हुआ है। डेट यही याद रखना, 1 अप्रैल 2016। डेट यही याद रखना, 1 अप्रैल 2016। ठीक, क्योंकि मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री आवास योजना है जैसे ही एक और आवास योजना पहले चल रही थी जिसका नाम था इंदिरा आवास योजना। इसका नाम बदल दिया गया 2014 में, और क्या कर दिया? प्रधानमंत्री आवास योजना। लेकिन नाम तो 2014 में चेंज किया, लेकिन हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना को अब अलग रूप से जानते हैं। और इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? ऑफिशियल वेबसाइट्स में आप देखेंगे तो इसकी शुरुआत बताई जाती है 1 अप्रैल 2016 से। तो आपको यही याद रखना है। क्या याद रखना? 1 अप्रैल 2016 से। मैं जो डेटा बता रहा हूं वो आपके गवर्नमेंट साइट से बता रहा हूं। ठीक, और अगर आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप डायरेक्ट वेबसाइट से ही चेक कर सकते हो। मैं आपको उसका डिटेल बता देता हूं। ये MyScheme.government.in ये भारत सरकार की एक वेबसाइट है। ठीक, MyScheme.government.in, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। ये पूरी चीजें इंग्लिश में दी हैं, उसी को ही मैं हिंदी में यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक, तो जहाँ पे भी, क्योंकि इस संबंध में आप देखेंगे कोई टीचर अलग पढ़ा रहा है, दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले अलग पढ़ा रहे हैं, फिर किताबों में अलग डेट दिया रहता है। जो आप मुझसे पूछते हैं सर ये इधर यहाँ पे ये मिला है, फिर उसी को आप डाउट भेज रहे हैं। ठीक, तो एक्चुअल में वेबसाइट में क्या लिखा हुआ है, सरकार के द्वारा क्या बताया गया, उसको हम पढ़ेंगे, है ना। तो चाहे तो गूगल से सर्च करके वहां पे वेबसाइट से देखें, गूगल से सर्च करें बट वेबसाइट में जाके देखें, ऑफिशियल वेबसाइट में। तो कब चालू हुआ पूछा जाए तो 1 अप्रैल 2016। और इसके अंतर्गत क्या लक्ष्य रखा गया था, क्या एम रखा गया था? तो ध्यान रखना, इसका लक्ष्य था 2024 तक सभी के लिए आवास। यही इसका लक्ष्य था, टारगेट था, एम था, सभी के लिए आवास। सभी के लिए आवास, है ना। हाउसिंग फॉर ऑल, हाउसिंग फॉर ऑल, हाउसिंग फॉर ऑल, ये इसका लक्ष्य था।
ठीक, इतनी सी बातें पढ़े। भारत सरकार की योजना है, उद्देश्य क्या है? पक्का मकान किनको? ग्रामीण क्षेत्र में बेघर लोगों को, और या फिर ऐसे लोग जो कच्चे मकानों में रह रहे हैं। कब चालू किया गया? 1 अप्रैल 2016 को। लक्ष्य क्या रखा गया? 2024 तक सभी के लिए आवास, ये इनका लक्ष्य था, हाउसिंग फॉर ऑल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या था अगर इसकी बात करें? उद्देश्य तो अभी देखें, पक्का मकान है ना, लेकिन और अगर बात करें मुख्य उद्देश्य क्या था, मेन एम क्या था, तो ध्यान रखेंगे मुख्य उद्देश्य पहला तो यही था कि पक्का मकान उपलब्ध कराएं ग्रामीण क्षेत्रों में। कैसा? पक्का मकान उपलब्ध कराएं ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराना। ठीक है, एक उद्देश्य क्या था? पक्का मकान उपलब्ध कराना, पक्का मकान उपलब्ध कराना। दूसरा उद्देश्य क्या था अगर पूछा जाए तो केवल मकान नहीं, मकान के साथ साथ शौचालय भी उपलब्ध कराना, घर में शौचालय भी रहे। अच्छा आलीशान बंगला है, बढ़िया मस्त आप बनवा लिए, और अंदर शौचालय नहीं है, बाहर जा रहे हो डब्बा लेके, ठीक, बाल्टी लेके, तो ऐसा नहीं चलेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो मकान के साथ साथ शौचालय भी प्रोवाइड कराना, रसोई घर भी, किचन भी अंदर रहेगा, बोले रसोई घर, तो ये सब भी उपलब्ध कराना। और क्या उद्देश्य अगर पूछा जाए, ये सवाल बन सकते हैं यहां से, जितने पॉइंट बता रहा हूं सबसे सवाल बनेंगे। वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड। ठीक है, क्या? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड। एड मतलब होता है सहायता, वो बीमारी वाला एड्स नहीं है, ठीक है। एड मतलब होता है सहायता, फाइनेंशियल एड, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड, वित्तीय सहायता। सर बोले सर वित्तीय सहायता कैसे? तो आवाज दिलाना, जो मकान बनाते हैं उस चीज के लिए पैसा मिलेगा आपको, अभी आगे चल के पढ़ेंगे, 1,20,000 1,30,000। तो ये इसका मेन एम था, मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, क्या क्या बात की हमने? देखो, भारत सरकार की योजना है, उद्देश्य क्या था? पक्का मकान बनाना, किनको? ग्रामीण क्षेत्र में बेघर लोगों को, और ऐसे लोग जो कच्चे मकान में रह रहे हैं। कब से योजना शुरुआत हुई? 1 अप्रैल 2016। लक्ष्य क्या था? 2024 तक सभी के लिए आवास, हाउसिंग फॉर ऑल, है ना, यही लक्ष्य था इनका। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो पैसा, वित्तीय सहायता देना उनको, ठीक है, मकान के साथ साथ शौचालय और रसोई घर पर बनाना, ये सब मुख्य उद्देश्य थे। अब बात करते हैं कुछ इनके मुख्य विशेषता पर। इस योजना के की फीचर्स क्या थे? इस योजना के की फीचर्स, मुख्य विशेषता क्या थे, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। मुख्य विशेषता, और मैं आपको ये बता दूं कि कुछ लेक्चर्स हम ग्रामीण विकास आजीविका मिशन के यूट्यूब पर भी डाल रहे हैं। ये आप कोर्स में देख रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को बधाई। लेकिन जो बच्चे इसको यूट्यूब पर देख रहे होंगे उनके लिए मैं बताना चाहता हूं, आप हमारा एडीओ का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अगर सिर्फ आप एडीओ पे फोकस कर रहे हो तो आप एडीओ का कोर्स परचेस करेंगे, और अगर एडीओ के अलावा और दूसरे एग्जाम्स पर भी फोकस कर रहे हैं तो आप फुल सीजीवापम कोर्स परचेस करेंगे। ठीक, कोर्स परचेस करने के लिए इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 8770123687, 8770123687, 8770123687। इस नंबर पर आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हो, या तो डायरेक्ट ऐप डाउनलोड करके भी वहां से कोर्स परचेस कर सकते हो। वापस आते हैं हमारे पढ़ाई पर। राज कॉल कर रही है, बात कर लेना। की फीचर्स, मुख्य विशेषता क्या है अगर हम देखें? पहली बात, लाभार्थी की पहचान, बेनिफिशरीज, लाभार्थी की पहचान, बेनिफिशरीज या हितग्राही बोलो या लाभार्थी बोलो, इसका यह मतलब होता है कि इस योजना का लाभ किन किन लोगों को मिलेगा। बेनिफिशरीज का वही मतलब है, बेनिफिशरीज। तो भैया इसमें बेनिफिशरीज कौन कौन होते हैं? तो सबसे पहली बात आप ध्यान रखेंगे, बेनिफिशरीज का चयन कैसे किया जाता है? तो एक डेटा है SECC 2011, कुल कुछ नहीं, ये 2011 की जो जनगणना थी ना, वही आधार है। ठीक, SECC मतलब होता है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। सेंसस मतलब जनगणना की बात कर रहा है, लेकिन कैसी जनगणना? सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना के आधार पर, इसके आधार पर SECC 2011 के आधार पर ही लाभार्थियों का चयन किया जाता है, के आधार पर लाभार्थी का चयन किया जाता है। ठीक, लाभार्थी का चयन किया जाता है। ठीक, लाभार्थियों का चयन किया जाता है। इतनी सी बात समझ आई? अब ये भैया कौन कौन एलिजिबल होंगे ये मैं बता दूं आगे चल के। ये वाला पॉइंट जो एलिजिबिलिटी वाला है वो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। यूट्यूब पर आप देखेंगे, यूट्यूब पे एक जगह एलिजिबिलिटी पर बात नहीं की गई है। ठीक, किताबों में अलग अलग एलिजिबिलिटी बताई गई है। तो जो एक्चुअल में एलिजिबिलिटी है सरकार के द्वारा जो तय की गई है,
उन मापदंडों को मैं बताऊंगा लास्ट में, काफी कंफ्यूजिंग पॉइंट है बट फिर भी मैं बताऊंगा उसको, ठीक है, बताने का प्रयास करूंगा, उसको समझना है ना। तो SECC 2011 सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जाता है, बेनिफिशियरीज का चयन किया जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, किसके आधार पर? जनगणना। अगर सिंपल एक शब्द दे दिया जाए 2011 की जनगणना, तो हाँ, लाभार्थी का चयन उसी आधार पर किया जाएगा, है ना। लेकिन अगर उससे बेहतर कोई वर्ड मिले जैसे SECC, तो आप उसको टिक करेंगे सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, है ना। चलिए, तो ये तो हो गई लाभार्थी की बात। अब इसमें वित्तीय सहायता कितनी मिलती है? वित्तीय सहायता हम अभी बात किए थे ना उद्देश्य में कि वित्तीय सहायता प्रोवाइड करना, है ना, फाइनेंशियल एड। तो फाइनेंशियल एड कैसे देती है? तो ध्यान रखिए, सरकार सामान्य क्षेत्र में, सामान्य क्षेत्र में कितने पैसे देती है लाभार्थी को, बेनिफिशियरीज को? तो सामान्य क्षेत्र में 1,20,000 रुपए मिलते हैं। अगर मान के चलो ग्रामीण क्षेत्र में मैं अपना एक घर बना रहा हूं तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे? 1,20,000। सर क्या एक मुश्त 1,20,000 रुपए मिल जाएंगे? नहीं, ये किस्तों में डिवाइड रहता है, अलग अलग किस्त में मिलते हैं, ठीक है। उसके भी अलग अलग स्टेजेज होते हैं कि लेंटर बन गया तो ये ऊपर मतलब छज्जा डल गया, तो ऐसे अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग किस्त के रूप में देते हैं, एक बार में पैसा नहीं आता, ठीक। सामान्य क्षेत्र में 1,20,000। और अगर पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी या कठिन क्षेत्र, ठीक है, पहाड़ी और कठिन क्षेत्रों में, मतलब जो दुर्गम इलाके हैं, पहाड़ी और कठिन क्षेत्र में, ये राशि बढ़कर कितनी हो जाती है? 1,30,000। कितनी? 1,30,000। तो ये वित्तीय सहायता मिल गई आपको। क्या मिल गई? वित्तीय सहायता मिल गई। अब ध्यान रखना, ये जो 1,20,000 और 1,30,000 रुपए जो मिल रहा है, उसमें केंद्र सरकार कितना पैसा देगा, राज्य सरकार कितना पैसा देगा, इस पर भी बात की गई है, ठीक। तो अगली बात आप ध्यान रखेंगे, हिस्सेदारी कितनी है? हिस्सेदारी, शेयरिंग कितना है? शेयरिंग या शेयर कितना है अगर पूछा जाए, तो ध्यान रखें, सामान्य राज्यों में, सामान्य राज्यों में 60-40 का रेशियो है, ये सेंटर और ये स्टेट। लेकिन अगर मैं बात करूं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्यों में ये हिस्सा, पूर्वोत्तर राज्य और हिमालयन राज्य, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्य के साथ साथ आप हिमालयन राज्य भी बोल सकते हो, मतलब हिमालय तरफ, जैसे आपका जम्मू कश्मीर हो गया, है ना। उसके अलावा अब वो राज्य नाम के यूटी हो गया, ठीक है, उसको देख लेंगे। हिमाचल प्रदेश हो गए, उसके अलावा उत्तराखंड हो गया। तो ऐसे 3 राज्य, पूर्वोत्तर राज्य में हिमालयन राज्य है ना, हिमालय क्षेत्र वाले भी इसमें शामिल हो जाते हैं। उस जगह 90-10 का रेशियो जाता है, मतलब जितने भी पैसे दिए जा रहे हैं लाभार्थियों को, उस पे 90% केंद्र सरकार देगी, 10% राज्य सरकार देगी। और सामान्य राज्यों में ये हिस्सेदारी 60 और 40 का है। कितना? 60 और 40 का है। जैसे 1,20,000 रुपए बढ़ रहा है, तो 1,20,000 में 60%, यानी कि 72,000 रुपए केंद्र सरकार देगी, और 48,000 रुपए कौन देगी? राज्य सरकार देगी। ऐसा तो ये हो गया। हिस्सेदारी भी मैंने बता दिया, सामान्य राज्यों में इतना और पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालय राज्यों में इतना, ठीक। अब देखते हैं मकान का आकार कितना होगा। मकान का आकार, मकान का आकार कितना होगा? तो ध्यान रखेंगे, आकार कम से कम 25 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर फीट नहीं बोल रहा हूँ। आमतौर पे हम लोग जब जमीन खरीदने जाते हैं पूछते हैं कितने स्क्वायर फीट का जगह है, बोले 1,000 स्क्वायर फीट का। अच्छा, इसमें घर कितने में बना हुआ है? 500 स्क्वायर फीट का। ऐसा सवाल पूछते हैं तो स्क्वायर फीट रहता है, ये क्या है? स्क्वायर मीटर है, वर्ग मीटर है। तो मकान का आकार कितना होना चाहिए? कम से कम 25 स्क्वायर मीटर, या मीटर स्क्वायर इसको बोला जाता है, 25 स्क्वायर मीटर, ठीक है। 25 वर्ग मीटर। कितना? 25। बोले नहीं सर हम तो 20 सुने थे, 20 से 25 हो गया, पहले बहुत पहले 20 था, अभी 25 है। तो कम से कम कितना? 25 स्क्वायर मीटर होगा। इसी में ही क्या शामिल रहेगा? रसोई घर, किचन शामिल रहेगा, इंक्लूडिंग किचन, इंक्लूडिंग किचन, ठीक है। रसोई घर भी इसी में ही शामिल रहेगा। और एक जानकारी आपको बता दूं इसमें याद रखना, इसका संबंध
स्वच्छ भारत मिशन से भी है ना। स्वच्छ भारत मिशन से क्या तालमेल है इसका, उसको देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन से तालमेल, तो ध्यान रखिएगा शौचालय का निर्माण अनिवार्य कर दिया गया है। शौचालय का निर्माण क्या कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है। और ध्यान रखेंगे, बोले सर ये शौचालय बनाएंगे इसका अलग खर्चा आ जाएगा, तो उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है। हम सरकार को मालूम था कि घर के लिए पैसा ले रहे हो, इसके लिए नहीं बनाओगे, तो बोले 12,000 तुम इसके लिए भी रख लेना, इसके लिए भी 12,000 रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, वो लिखा होगा 12,000 रुपए की राशि दी जाती है। शौचालय का निर्माण कंपलसरी कर दिए, तो इससे स्वच्छ भारत मिशन के साथ तालमेल भी बढ़ गया। और ऐसी बहुत सारी योजनाओं का संबंध इस योजना से है, प्रधानमंत्री आवास योजना से। जैसे मनरेगा का हो गया, मजदूरी दर की बात कर ले, है ना, मजदूरी अगर कोई काम कर रहे तो वहाँ। उसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन हो गया, एलपीजी कनेक्शन से रिलेटेड हो गया, बिजली से हो गया, तो दूसरे योजनाओं का संबंध भी इस योजना के साथ है। ठीक, तो ये बात थी, एक मोटा मोटा मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। इसको हम पढ़ते हैं, और प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, बट इसका बैकग्राउंड भी हम चेक करेंगे, इस योजना तक हम कैसे पहुंचे, है ना। तो चलो चीज को नोट्स में पढ़ते हैं, इस पे हम लास्ट में आएंगे। अच्छा, जो इसको YouTube पर देख रहा होगा उसको ये PDF टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है योगेंद्र शाह ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है। और जो कोर्स में उनको तो कोर्स के अंदर ही कंटेंट में ही इसका PDF मिल जाएगा, है ना। चलो, हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात करते हैं। ये चालू कब हुआ पूछा जाए तो 1 अप्रैल 2016 को चालू हुआ। कब हुआ? 1 अप्रैल 2016 को ये चालू हुआ है। इसका नाम परिवर्तन कब किया गया? मई 2014 में, जैसे ही मोदी जी की सरकार आई थी नाम बदल दिए गए। ठीक, प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 तक सभी के लिए आवास प्रदान करने की प्रतिबद्धता के साथ उपलब्ध कराने की एक प्रमुख सरकारी योजना है। कहने का तात्पर्य आवास प्रदान करना, है ना। इसका उद्देश्य क्या है? पक्का मकान उपलब्ध कराना। सभी के लिए आवास बनाने के लक्ष्य की संख्या कितनी है? 2.95 करोड़। और ध्यान रखेंगे जो निर्धारित लक्ष्य है, मतलब कौन सा निर्धारित लक्ष्य? 2.95 करोड़ का, इसको 2 चरणों में हासिल किया जाना है। पहले चरण में 1 करोड़ मकान और दूसरे चरण में 1.95 करोड़ कार्य शुरू किया जाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में कितनी राशि मिलती है? 1,20,000। और वही पर्वतीय राज्यों में, पर्वतीय क्षेत्रों में कितनी मिलती है? 1,30,000 मिलती है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण के लिए अलग से 12,000 रुपए की सहायता दी जाती है। और राज्यों के लिए लक्ष्य एवं राशि का निर्धारण कौन करता है? भारत सरकार करता है। ध्यान रखेंगे, राज्यों के लिए लक्ष्य एवं राशि, मतलब एक राज्य को भैया तुमको इतना लक्ष्य दिया जा रहा है, इतना टारगेट, इतने आवास तुमको बनाने पड़ेंगे, बनवा के देने पड़ेंगे। बोले ठीक है, ये सब कौन डिसाइड करेगा? भारत सरकार करेगी। राशि का निर्धारण भी कौन करेगा? इस राज्य को कितने फंड देने, कौन करेगी? भारत सरकार करेगी। पीएमवाई की विशेषताएं, आवास का न्यूनतम यूनिट साइज 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर, मतलब इंदिरा आवास योजना जब चल रहा था तो वो 20 स्क्वायर मीटर था, है ना, 20 मीटर स्क्वायर, और उसको बढ़ा के अभी कितना कर दिया गया? 25 वर्ग मीटर कर दिया गया है, जिसमें रसोई क्षेत्र भी शामिल है, इंक्लूडिंग किचन एरिया। सहायता राशि 70,000 से बढ़ाकर 1.20, मतलब 1,20,000 रुपए कर दिया गया, और 75,000 से बढ़ाकर 1,30,000 कर दिया। बोले सर ये क्या है? ये 70-75,000 ना 2016 से पहले तक, मतलब 2016 तक था 70 और 75, है ना। अब महंगाई के साथ साथ ये भी बढ़ा दिए, 1,20,000, 1,30,000। सर ये 1,20-1,30 अंतर कैसे आ रहा है? ये तो बताया था, मैदानी क्षेत्र में 1,20 और पर्वतीय राज्यों में 1,30। ठीक, तो ये वाला मैदानी क्षेत्र का, ये पर्वतीय क्षेत्र का है। आईएपी जिले, देखो आईएपी जिले इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान जिले के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र कवर हो रहे हैं? इतने सारे जिले हैं, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर। इसमें कोई अगर अपडेट होगा तो उसको मैं करवा दूंगा एग्जाम से पहले, कोई भी अपडेशन होगा तो, है ना। हम डेटाबेस क्वेश्चन इसमें नहीं कर रहे हैं, आपको बताया, क्योंकि वो नए डेटा के हिसाब से ही हम पढ़ाई करेंगे। एग्जाम से ठीक पहले जो एकदम करंट डेटा रहेगा उसको हम लोग देखेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में 100% शेयर का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाता है ना। बट जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में अभी 90-10 ही है। जम्मू कश्मीर में भी क्या है? 90-10 है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। संघ राज्य क्षेत्र के मामले में 100% शेयर का वहन भारत सरकार करती है, क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश जो बोल रहे हैं, यूनियन टेरिटरी बोल रहे हैं, किसके अंडर है आता है? कौन कंट्रोल करता है? केंद्र करता है। तो पूरा 100% कौन उसका वहन करती है? भारत सरकार ही करती है। पूर्वोत्तर और 2 हिमालयी राज्यों में, बोले सर आप तो हिमालयी राज्यों में 3 बताए थे क्या? हाँ, तो वो जम्मू कश्मीर को भी मैं इंक्लूड कर लिया था संघ राज्य क्षेत्र वाले, है ना। तो पूर्वोत्तर राज्यों में इधर जितना भी नॉर्थ ईस्ट देख ले, मेघालय, मणिपुर, ये सब, है ना। और 2 हिमालयी राज्यों जिसमें हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, और जम्मू कश्मीर भी शामिल कर सकते हैं। उसमें भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच 90-10 का अंशदान होगा, मतलब 90% शेयर किसका रहेगा? भारत सरकार का, और 10%
राज्य सरकार कराएगा। मैदानी क्षेत्रों के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच 60-40 अनुपात में होगा। मैदानी क्षेत्र के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच अनुपात कितना होगा? 60 और 40 के अनुपात में होगा, ठीक है, उतना शेयरिंग उनको जाएगा। ये भी मैं अभी बता दिया था। अब जब मैं मनरेगा पढ़ा रहा था तो मैंने एक बात बताई थी आपको उसमें कि एटलीस्ट 100 दिनों की रोजगार देने की बात करते हैं, ओके। फिर राज्य सरकार चाहे तो अपने तरफ से एक्स्ट्रा दिनों की गारंटी और दे सकते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ सरकार 50 दिन की देती है। उसके अलावा मैं और भी बताया था, अगर आवास योजना के तहत कोई हितग्राही चाह रहा है कि मैं अपने ही घर का निर्माण कर लूं, तो ऐसे केस में उनको बोला जा सकता है कि भैया तुम अपना काम कर लो, तो एक्स्ट्रा उसमें 90 दिनों का, 90 या 95 दिनों का रोजगार उनको मिल जाएगा। 90 किस केस में? जब अगर उसका मकान नॉर्मल क्षेत्र में है ना, मैदानी क्षेत्र में, और 95 किस केस में? अगर उसका मकान जो बन रहा है वो पर्वतीय क्षेत्र में है। मकान निर्माण के लिए मनरेगा के अंतर्गत यूनिट सहायता के अतिरिक्त, यूनिट सहायता मतलब जो बेसिक 100 दिन वाला देर थे, उसके अतिरिक्त सामान्य क्षेत्रों में 90 दिन और पर्वतीय क्षेत्र में 95 दिन अतिरिक्त रोजगार का प्रावधान है। इतनी सी बात समझ आई। चलिए अब देखो, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिनके पास आवास की कमी है उन्हें आवास उपलब्ध कराया जाता है। लाभार्थियों का निर्धारण और चयन ग्राम सभाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम सभाओं द्वारा किया जाता है, मतलब जो फाइनल सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक। केंद्र सरकार द्वारा लक्ष्य का निर्धारण करके राज्य सरकार को दिया जाता है। राज्य सरकार जिला और ग्राम पंचायत को निर्देश देती है कि आपको ये इसको घर बनवा के देना, ठीक। ग्राम पंचायत द्वारा तय सूची में से ग्राम सभा द्वारा सत्यापन के बाद, मतलब किससे सत्यापित होना चाहिए? ग्राम सभा के सत्यापन के बाद आवास सुविधा प्रदान किया जाएगा। अब आवास के लिए प्राथमिकता किनको देनी है? ठीक, आवास के लिए प्राथमिकता स्वतः शामिल परिवार, शून्य कमरे वाले परिवार, ऐसे प्राथमिकता है। कच्ची दीवार या छत है, कच्ची छत है, फिर एक कमरा है या निःशक्त परिवार वाले हैं, ठीक, फिर भूमिहीन, दिहाड़ी मजदूरी, ये सब लिखे हुए, इसको आप एक बार पढ़ेंगे, इसको एक बार पढ़ेंगे, ठीक। अब जो वास्तविकता है उसको मैं बताऊंगा, उससे पहले ये जो आवास योजना का काम है वो 1 साल में पूरा हो जाना चाहिए। और निरीक्षण करने के लिए 8 महीने में एक बार कौन आता है? बीडीओ आते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आते हैं, और किस्त कम से कम 3 भाग में देना है। अब ये भी कभी 3 कभी 4 ऐसे होते रहता है, तो उसको जो भी लेटेस्ट डेटा होगा उसको पढ़ लेंगे। PMAY है, प्रधानमंत्री आवास योजना में पति पत्नी के नाम पर संयुक्त रूप से होगा। जो आवास है वो किसके नाम पे रहेगा? पति के की पत्नी पे, अगर कोई शादीशुदा दंपत्ति है तो पति पत्नी दोनों के नाम पर रहेगा। लेकिन अगर पति नहीं है, पत्नी बस है, मतलब जो विधवा हो गई है, अविवाहित है, तलाकशुदा है, तो नाम महिला के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। और राज्य सरकार चाहे तो केवल महिला के नाम पर भी आवंटित कर सकती है। इन बातों को आप याद रखेंगे। अब ये जो प्राथमिकता है, ये वैसे तो नहीं पूछना चाहिए, मुझे लगता है इतना कॉम्प्लिकेटेड, बट स्टिल ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूं, MyScheme.government.in में हम प्रधानमंत्री आवास योजना के ऊपर जा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का, ठीक है। इसमें देखो ये पूरा डिटेल्स अंग्रेजी में लिखा हुआ, आप चाहे तो आप सर्च कर सकते हैं। लॉन्च ऑन 1 अप्रैल 2016, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इज सेंटर्स फ्लैगशिप मिशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक। एंड आगे क्या लिखा हुआ? PMIG एम्स एट प्रोवाइडिंग अ पक्का हाउस, पक्का विथ बेसिक एमिनिटीज टू ऑल households and those households living in कच्चा एंड dilapidated हाउस। ये सारी बातें लिखी हुई हैं। 25 स्क्वायर मीटर मिलेगा, ठीक है, जिसमें डेडिकेटेड एरिया फॉर हाइजेनिक कुकिंग, जो किचन के लिए भी रहेगा, ये सब बात किया गया है। फिर कुछ डेटास बता रहे हैं, ओके। द बेनिफिशियरीज आर आइडेंटिफाइड यूजिंग द सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, SECC जो बताया था, ठीक, उसके पैरामीटर के हिसाब से, वेरीफाइड बाय द ग्राम सभा, जो ग्राम सभा सत्यापित करेंगी, बोला ना, यही लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री को और एक्सटेंड कर दिया गया, बता रहा था 31 मार्च 2024, तब तो 2024 भी खत्म हो गया। इसी में ही आप देखेंगे एलिजिबिलिटी, मैं इसको पढ़ के बता रहा हूं, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। इसको देखो, दो भागों में बांटा हुआ है। एक भाग क्या है? एलिजिबिलिटी, पात्रता। अगर देखा जाए क्राइटेरिया कौन है आवास के लिए प्राथमिकता, तो सबसे पहली बात देखते हैं पात्रता किसको। तो एलिजिबिलिटी के अंतर्गत एक पात्रता ऐसी है कि बिना शर्त के इन लोगों को भाई देंगे ही देंगे, बिना शर्त के इन लोगों को देंगे, ठीक। ऑटोमेटिकली या कंपल्सरी इंक्लूजन बोला जा रहा है इस क्षेत्र को, ठीक। क्या बोल रहा हूं? ऑटोमेटिकली या कंपल्सरी इंक्लूजन, मतलब ऐसे लोग जो इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, ऐसे लोग ऑटोमेटिक पात्र हो जाएंगे बिना किसी और दूसरे शर्त के। पहला लिखा हुआ है हाउस होल्ड्स विदाउट शेल्टर, ऐसे लोग जिनके पास कोई छत ही नहीं है, कोई मकान ही नहीं है, ठीक, मतलब बेघर हो,
तो बेघर लिख सकता हूँ, विदाउट शेल्टर। दूसरा लिखा हुआ डेस्टिट्यूट ऑब्लिक लिविंग ऑन आर्म्स, ये क्या है? निर्धन, गरीब लोग जो भीख पर जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक, तो इसको मैं गरीब या जिनका जीवन यापन किस पर चल रहा है? भीख पर चल रहा है। ऐसे कोई एकदम अन्यथा नहीं ले लेना, मैं मेरा बन गया मैं क्या भिखारी बोल रहा हूँ, ऐसा फिर कोई मत ले लेना थे ना। ये जो लिखा हुआ इसको बता रहा हूँ। मैनुअल स्कैवेंजर्स बोल रहा है। मैनुअल स्कैवेंजर्स मतलब जो हाथ से मैला ढोते हैं, मैला साफ करते हैं उन लोगों को, तो मैला ढोने वाले लोगों को। ठीक, चौथा क्या लिखा हुआ? प्रिमिटिव ट्राइबल्स ग्रुप्स, पीटीजीज को लिख देता हूं, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, यानी कि जो आदिम जनजाति, मतलब जो पिछड़ी जनजाति है, ये समझ लो, है ना। उसके बाद पांचवा लिखा हुआ है लीगली रिलीज्ड बॉन्डेड लेबर। लीगली रिलीज्ड बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर। अब अभी तो बंधुआ मजदूर नहीं रहेंगे, नहीं, जो पहले से छुड़ाए जा चुके हैं कानूनी रूप से, बंधुआ मजदूर। तो पहले 5 पात्रता क्या है? तो ये 5 भैया निशर्त रूप से एलिजिबल रहेंगे। बेघर हो गया, गरीब हो गया, मैला ढोने वाले पिछड़े लोग हो गए, बंधुआ मजदूर जो थे, ये सब। इतनी सी बात समझ आई? ठीक, लेकिन ध्यान रखेंगे इतने लोग पात्र हैं, इसके अंतर्गत भी प्राथमिकता देने की बात कही गई है। ये पांचों के अंतर्गत भी प्राथमिकता देने की बात कही गई है। अब समझना मेरी बात को, मान के चलिए मैं कोई ऐसा स्कीम ला रहा हूं कि कोई भी विधवा होंगे, कोई हैंडीकैप्ड होंगे, या कोई एकदम डिप्राइव्ड होंगे, तो ऐसे लोगों के लिए मैं 10 सीट अवेलेबल रखूंगा, मैं 10 लोगों को पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, लेकिन जब मैं देखने गया ऐसे विधवा या परित्यक्ता या एकदम गरीब घर के जो हैं, ऐसे बच्चे ही मुझे मिल गए 25 लोग, लेकिन सीट तो मेरे पास 10 है, मैं तो 10 ही लोगों को दे सकता हूं। तो किनको पहले पढ़ाऊं? याद बोल सकता हूं ना भैया, काम करो, पहले 10 आप 10 लोग पहले पढ़ लो, अगले वाले लोग अगले बैच में पढ़ लेना। अब ये बताओ कि उन 25 में से पहले 10 किनको चुनूंगा? तो फिर तो झगड़ा करेंगे, नहीं मुझे पहले तो मैं पात्रता बता दिया कि विधवा हो गए, परित्यक्ता हो गए, है ना, या गरीब घर के हो गए, उन लोगों को फ्री में पढ़ाया जा रहा है, निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है, वो मैं कंपलसरी पात्र बता दिया। लेकिन उनमें भी किनको प्राथमिकता दूं? तो मैं बोल दिया कि चलो ठीक है, ऐसे लोग जो 60% से ऊपर लाए होंगे 12वीं में। बोले ठीक है, तो 60% से ऊपर लाने वाले भी 15 निकल गए 25 में। बोले अच्छा, इसके अलावा कुछ और क्राइटेरिया देखते हैं, एक और टेस्ट कंडक्ट करा दूंगा मैं यहाँ, क्लास टेस्ट। जो ज्यादा मार्क्स लेकर आएगा, जिसका स्कोर ज्यादा होगा, उसको प्रोवाइड करेंगे। तो जिनका स्कोर ज्यादा रहा, ऐसे 10 लोगों को ये सीट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक उसी प्रकार ही यहाँ पे भी ये कंपलसरी पात्रता है। बेघर हो गए, गरीब हो गए, भीख हो गए, महिला ढोने वाले हो गए, आदिम या पिछड़े जनजाति वाले लोग हो गए, बंधुआ मजदूर हो गए। अब उसमें भी ध्यान रखेंगे किस प्रकार से प्रायोरिटी दिया जा रहा है। प्रायोरिटी दिया जाएगा, सबसे पहले प्रायोरिटी विल फर्स्ट बी असाइन ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स रिफ्लेक्टिंग हाउसिंग डिप्रीवेशन इन ईच कैटेगरी, दैट इज SC ST माइनॉरिटीज एंड अदर। यानी कि इन लोगों में भी किनको पहले देखा जाएगा? ST SC को देखा जाएगा, माइनॉरिटीज मतलब जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको देखा जाएगा, है ना, दूसरे। उसके बाद भैया जैसे किसी के पास घर नहीं है, या है तो 1 रूम 0 रूम वाला है, मतलब कोई रूम है ही नहीं, फिर 1 रूम वाला है, 2 रूम वाला है, इस प्रकार से भी देखा जाएगा। मतलब अगर किसी के पास 2 रूम है और किसी के पास 1 रूम है, तो पहले प्राथमिकता किसको दिया जाएगा? 1 रूम वाले को, इस तरीके से। इसके बाद स्कोर कैलकुलेट होता है। ठीक है, ये प्राथमिकता जो देंगे, स्कोर कैलकुलेट होगा। स्कोर कैसे कैलकुलेट होगा? ये जो सब लिखा हुआ है इधर, ये 16 से 59 वर्ष, हाउस होल्ड विथ नो एडल्ट मेंबर बिटवीन एजेस 16 टू 59। यहाँ पे 18 साल ना होकर 16 टू 59 है। मैंने बोला प्राथमिकता तो इन लोगों को देना, और प्राथमिकता भी किस आधार पे? स्कोर देकर। इसको सुन लेना और चाहे तो लिख लेना, और एक नहीं समझ आया तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, क्या बोल रहा हूँ? स्कोर किस आधार पे देंगे? जैसे मैं क्लास टेस्ट लिया भी, उसके हिसाब से स्कोर। यहाँ पे कैसे स्कोर दिया जाएगा? हाउस होल्ड विथ नो एडल्ट मेंबर बिटवीन एजेस 16 टू 59, मतलब ऐसे परिवार जिसमें कोई भी वयस्क सदस्य नहीं है। और वहां पे वयस्क सदस्य कहने का तात्पर्य 16 से 59, है ना, 16 से 59। फीमेल हेडेड हाउस होल्ड विथ नो एडल्ट मेल मेंबर बिटवीन एजेस 16 टू 59, यानी कि ऐसा परिवार जिसकी मुखिया कौन है? फीमेल है, मतलब महिला है। इनकी मुखिया कौन है? महिला है ना। और दूसरा कोई भी एडल्ट मेल नहीं है जो 16 से 59 साल के बीच का हो। फिर और तीसरी बात, हाउस होल्ड्स विथ नो लिटरेट एडल्ट अबव 25 ईयर्स, मतलब ऐसे घर जिसमें 25 साल के ऊपर कोई भी साक्षर नहीं है। हाउस होल्ड विथ एनी डिसेबल्ड मेंबर, ऐसे परिवार जिसमें कोई विकलांग सदस्य हो। फिर और लिखा हुआ है लैंडलेस हाउस होल्ड्स, मतलब जिनके पास भूमि ही नहीं है,
ठीक, भूमि ही नहीं है। और ये सब जिसका स्कोर ज्यादा रहेगा उनको पहली प्राथमिकता दी जाएगी। इतनी सी बात समझ आई। अब मैं बताऊं, इसमें भी टाई हो गया तो, इसमें भी टाई हो गया तब क्या करेंगे? अगर इसमें भी टाई हो गया तो और क्या लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है? टाई हो गया तो बोले कि ऐसे घर को प्राथमिकता दी जाएगी जहां विधवा रहती हो, और विधवा भी अगर किसी शहीद की बीवी है, मतलब कोई डिफेंस में था, पैरामिलिट्री फोर्स में था, पुलिस में था, वहां अगर शहीद हो गए तो ऐसी विधवाओं को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद ऐसे घर जिसमें कोई मेंबर है वो लेप्रोसी से, मतलब कुष्ठ रोग से जूझ रहा हो, जो कैंसर से जूझ रहा हो, एंड पीपल लिविंग विथ HIV, मतलब HIV एड्स वाला जो है उससे कोई जूझ रहा हो। उसके बाद और किसमें प्राथमिकता? हाउस होल्ड्स विद अ सिंगल गर्ल चाइल्ड, ऐसा परिवार जिसमें एकमात्र लड़की है, मतलब बच्ची है, गर्ल चाइल्ड। ठीक, इतनी सी बात समझ आई। ट्रांसजेंडर पर्सन, कोई तीसरे जेंडर वाले हैं, ऐसे प्राथमिकता दिया गया है। अगर टाई हो गया मामला तो, स्कोर भी टाई हो गया तब की बात। समझ आई बात? बोले सर नहीं समझ आया, एक बार फिर से देख लेना। क्लियर? चलो, तो ये तो हो गई प्रधानमंत्री आवास योजना की बात। अब इसके बैकग्राउंड पर बात करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, इससे पहले कौन सी योजना चलती थी? इंदिरा आवास योजना। अब इंदिरा आवास योजना के भी पहले इतिहास देखेंगे। इंदिरा आवास योजना, इसके पिता कौन? जवाहर रोजगार योजना। फिर उसके भी पिता कौन? उसके पिता, कहने का तात्पर्य है वो कौन सी योजना से निकल कर आए हैं। अब चलो बात करते हैं भारत में ग्रामीण आवास योजना की उत्पत्ति। ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र की, तो सबसे पहले एक कार्यक्रम लाया गया RLEGP, जिसका मतलब है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम 1983 में शुरुआत हुई। ठीक है, जिसका काम क्या था? इसका काम यह था, इस योजना का उद्देश्य क्या था? भूमिहीन लोगों को रोजगार देना। क्या? भूमिहीन लोगों को रोजगार देना। इसी के अंतर्गत ये 1983 में चला हुआ। ये कब से कब तक चला पता है? 1983 से 1989 तक चला है ये RLEGP। ये 1983 से 1989 तक चला हुआ है। ग्रामीण भूमि रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP 1983 में शुरू हुई थी। जून 1985 में RLEGP की उप योजना मतलब उस योजना के अंतर्गत एक और योजना के रूप में इंदिरा आवास योजना शुरू की गई, जिसमें अभी देखो इंदिरा आवास योजना स्वतंत्र रूप से सामने नहीं आई है, अभी एक उप योजना के रूप में काम कर रही है। इंदिरा आवास योजना शुरू की गई जिसमें ST SC और बंधुआ मजदूरों को मकान निर्माण के लिए निधियों का निर्धारण किया गया, मतलब इनके मकान निर्माण के लिए निधियां बनाई गई, मतलब निधियों का निर्धारण। और वो निधियां आगे चल के आप देखोगे 6% थे, फिर 10% कर दिया गया। फिलहाल ST SC बंधुआ मजदूरों के मकान के निर्माण के लिए निधि का निर्धारण किया गया। ठीक, इंदिरा आवास योजना जवाहर रोजगार योजना जो अप्रैल 1918 में शुरू हुई थी कि उप योजना के रूप में जारी रही। अब बोले सर ये क्या बात, यहां तक समझ आए? सबसे पहले कार्यक्रम चालू हुआ 1983 में, जिसका नाम था RLEGP। क्या था? RLEGP। इंदिरा आवास योजना को एक उप योजना के रूप में इसी के अंतर्गत चालू किया गया था। कब? 1985 में। अब हुआ ये 1989 में, है ना। 1983 में सबसे पहली घटना क्या हुई? RLEGP चालू हुआ। 1985 में क्या हुआ? इंदिरा आवास योजना एक उप योजना के रूप में चालू हुई, है ना, सब स्कीम के रूप में। ठीक, फिर 1989 में जो राजीव गांधी थे, 1989 में राजीव गांधी ने क्या किया? इस RLEGP का एक रोजगार गारंटी कार्यक्रम था, उसको बोलते थे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ऐसे कुछ नाम था। ठीक है, देख ही लेता हूं मैं उसको, एग्जैक्ट नेम आपको बताता हूं। इसका नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ओके, NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो इसके साथ इन्होंने मर्ज कर दिया, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इसके साथ मर्ज कर दिया, और क्या बना दिया? JRY, जवाहर रोजगार योजना बना दिया। क्या बना दिया? जवाहर रोजगार योजना। अब जो इंदिरा आवास योजना को इसकी उप योजना के रूप में चालू किया गया था, अब चूंकि ये किस में मर्ज हो गया? जवाहर रोजगार योजना में मर्ज हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, अब इंदिरा आवास योजना इसकी उप योजना बन गई। ठीक, यही लिखा हुआ इंदिरा आवास योजना जवाहर रोजगार योजना जो अप्रैल 1989 में शुरू हुई थी। कौन? जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई थी? 1989 में। इसकी उप योजना के रूप में जारी रही ये इंदिरा आवास योजना।
आगे पढ़ते, जवाहर रोजगार योजना की निधि का 6% एसटी एससी और बंधुआ मजदूरों के मकान निर्माण के लिए आवंटित किया जाता था। ठीक है, फिर ध्यान रखेंगे आगे चल के 1993 1994 के बीच में 6% को बढ़ाकर 10% कर दिया गया। अब ये जो 10% राशि है वो किसके उपयोग के लिए आती थी? एसटी एससी, बंधुआ मजदूर और गैर अनुसूचित को भी दिया जाने लगा, मतलब इन लोगों के लिए रिजर्व हो गया 10%। तो ये जो सर एक्स्ट्रा 6% जो एक्स्ट्रा आया 4%, 6% से 10% कर दिए। ये जो एक्स्ट्रा 4% है, ये एक्स्ट्रा 4% किसके लिए है? तो ये गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए है, गैर अनुसूचित लोगों के लिए। अनुसूचित तो हो गए, एसटी एससी लोगों का, फिर बंधुआ मजदूर भी रिजर्व में हो गया, समझ लो। तो जो बच रहे हैं उनके लिए एक्स्ट्रा 4% बढ़ा दिया, इन लोगों के लिए पहले से 6% आई है ना। फिर ध्यान रखेंगे 1 जनवरी 1996 को जवाहर रोजगार योजना से इंदिरा आवास योजना को अलग कर दिया गया और एक अलग स्कीम के रूप में सामने आया, एक अलग कार्यक्रम के रूप में, एक अलग योजना के रूप में। ठीक, तो इंदिरा आवास योजना कब चालू हुआ पूछा जाए तो 1 जनवरी 1996। ठीक है, इंदिरा आवास योजना कब चालू किया गया पूछा जाए तो 1 जनवरी 1996। इंदिरा आवास योजना प्रारंभ में जवाहर रोजगार योजना का भाग था और उससे पहले भी किसका भाग था उसको भी हम लोगों ने देख लिया। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत सहायता के घटक क्या? आवास स्थल का प्रावधान है ना, नए मकान के निर्माण के लिए सहायता, कच्चे मकान का उन्नयन, कच्चे मकान के लिए भी पैसा मिलता था, रेनोवेट कराने के लिए, अगर कच्चे मकान को थोड़ा आप रेनोवेट करा रहे हो ठीक तो उसके लिए भी पैसा मिलता था। अभी देखेंगे कितना कितना पैसा मिलता था, बट फिलहाल इंदिरा आवास योजना के तहत वित्तीय सहायता देख लेते हैं। और केवल इंदिरा आवास योजना का नहीं, हम इंदिरा आवास योजना प्लस प्रधानमंत्री आवास योजना सब देख लेंगे। तो जब 1996 में शुरुआत हुई थी ना किसकी? इंदिरा आवास योजना की, इंदिरा आवास योजना की शुरू कब हुई थी? 1996 में। उस टाइम सामान्य क्षेत्र में राशि दी जाती थी 25,000। ये डेटा पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी का जो वर्तमान डेटा है ना 1,20,000 1,30,000 वो इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोल सकते हो। तो शुरुआत जब 1996 में हुई थी, सामान्य क्षेत्र में 25,000 रुपए की राशि सहायता के रूप में दी जाती थी और पर्वतीय क्षेत्र में 10% ज्यादा था, मतलब 27,500। 2013 से 16 के बीच में ध्यान रखेंगे ये राशि कितनी हुई? 70,000 और 75,000 हो गई। 70,000 और 75,000, सामान्य क्षेत्र में 70,000 और ऐसे 75,000। ठीक, फिर ध्यान रखेंगे ये भी अभी इंदिरा आवास योजना ही चल रहा था, समझ लो। ये प्रधानमंत्री आवास योजना आया और इसके तहत 1,20,000 रुपए की राशि सामान्य क्षेत्र में और पर्वतीय क्षेत्र में 1,30,000 रुपए की राशि इतना दिया गया। क्लियर? चलो ठीक, अब फिर हम लोग इंदिरा आवास योजना की बात कर रहे हैं ना। भूमिहीन गरीबों को आवास स्थलों के लिए 20,000 रुपए दिया था। आवास स्थल के लिए भूमिहीन मतलब जिसके पास भूमि ही नहीं है उनके लिए आवास स्थलों के लिए कितने रुपए दिया था? 20,000 रुपए। इस योजना के लिए आवंटित राशि को का 60% एसटी एससी में किया जाएगा, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए 15% और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए एसटी एससी के लिए 60%, अल्पसंख्यक मतलब जो भी राशि आएगा 60% किसके लिए रिजर्व रहेगा? एसटी एससी के लिए, इन लोगों के लिए आवास के लिए। अल्पसंख्यक लोगों के 15% और विकलांगों के लिए 3%। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में सब चीज सेम है, 60%, 15%, बस ये 3% का 5% हो गया। ठीक है, क्या 3% का 5% हो गया उसको ध्यान रखेंगे आप। इंदिरा आवास योजना निधियों का उपयोग कच्चे मकान के उन्नयन के लिए 15,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती थी, मतलब इसके अंतर्गत है ना, इसकी निधियों का उपयोग कच्चे मकान के उन्नयन के लिए 15,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती थी। अब इसी चीज को यहाँ पे पूरा अच्छे से समझाया गया है, बट मैं बोलूँ कि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अभी वर्तमान डेटा इंपॉर्टेंट है। इंदिरा आवास योजना देखो, आवास निर्माण के लिए कितना कितना दिया जाता था, शुरुआत की बात कर रहे हैं 25,000 रुपए है ना, और इसमें आवास निर्माण के लिए 25,000 रुपए दिया जाता था। ठीक, जिसमें सामान्य क्षेत्र में केंद्र और राज्य के बीच कितने हिस्सेदारी होती थी? 75-25 की। बोल सर 60-40 बताए थे, वो तो प्रधानमंत्री आवास योजना में था। इसके तहत देखा जाए तो 75-25, पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो 90-10, और जहां केंद्र शासित प्रदेश है वहां पूरा 100% वहन कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। पुनर्निर्माण के लिए फिर से कंस्ट्रक्शन कराना या रेनोवेट कराना है ना कच्चे मकान को, तो 15,000 रुपए दिया था, तो ऊपर पड़े थे। जिसमें रेशियो कितना था? 75-25 सामान्य क्षेत्र में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में 90-10 था और 90-10 था, और केंद्र शासित में तो पूरा 100% केंद्र सरकार ही करेगी। जमीन के लिए 20,000 रुपए देते थे, इसमें 50-50 रेशियो था, 50-50 पूर्वोत्तर में भी और सामान्य क्षेत्र में भी, दोनों में 50-50, लेकिन केंद्र शासित केंद्र प्रदेश में 100%। उसके बाद ये प्रधानमंत्री आवास योजना, इसको तो मैं करा चुका हूं, लेकिन पहले जो जरूरी था उसको मैंने पहले बताया, फिर उसके इतिहास पर चर्चा की है। ठीक है, फिर से मैं बोलूंगा कि जो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कोर्स में देख रहे होंगे अच्छी बात है, यूट्यूब पर जो देख रहे होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये सेशन अच्छा लगा, बहुत रिसर्च लगता है ना। हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि कोई गलत डेटा ना पढ़ा दें, अपडेटेड ही पढ़ाएं। इवन जो सरकारी वेबसाइट होती है कभी कभार वही अपडेटेड नहीं रहता है, ठीक, उसमें ही डेटा अपडेट नहीं रहते हैं। तो
हम बहुत मेहनत करते हैं। अगर इसको आप YouTube पर देख रहे होंगे और ये सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर प्रतिक्रिया बताएं। जो कोर्स खरीद चुके हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और जो नहीं खरीदे हैं तो अभी 26 जनवरी का और नए साल का ये सब का लाभ उठाएं। बहुत ही कम फीस पर आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। कोर्स खरीदने से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो या कोई दिक्कत आ रहा हो तो 8770123687 इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे और अपनी समस्याओं का निराकरण करेंगे। धन्यवाद।